नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज खास मुलाकात में हमारी खास मेहमान हैं श्रीमती आरती शर्मा, जो बुदनी उपचुनाव में अपनी ताल ठोक रही हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हुई हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। ये एक हिम्मत की बात है। आज इनसे हम तमाम सवाल करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों इन्होंने चुनाव में भाग लेना उचित समझा, चुनाव लड़ने की क्या मंशा थी, क्यों आई हैं इस राजनीति के क्षेत्र में। ऐसे तमाम सवाल आज हम इनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में आरती शर्मा जी। सवालों की शुरुआत करें तो सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि आखिर सेवा का क्षेत्र चुनते चुनते राजनीति का क्षेत्र आपने चुना सेवा करने के लिए, क्यों, क्या मन में आया था? मैं अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए बुदनी गई थी। मुझे सही मेरी बच्ची का इलाज नहीं हो पाया। उस दिन मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसे वक्त पे जाना चाहिए कि जो मैं सबके उस पे मेरा भी भला हो और सामने वाले का भी भला हो। तो मैंने सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना है और निर्दलीय लड़ूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि आपकी जो बच्ची थी बीमार थी, उसकी दवा के लिए आप बुदनी पहुंची, तो क्या अच्छा इलाज नहीं मिल पाया? नहीं, या कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर ना मिले ना। मैंने जैसे तैसे थोड़ा सा इलाज करवाया। मेरी बेटी को टिटनेट का इंजेक्शन लगना था, वो भी नहीं लगा। फिर मैं उसको लेकर होशंगाबाद गई। जब जाके होशंगाबाद में इलाज हुआ तो फिर बुदनी में हॉस्पिटल है तो फिर क्या काम का है हॉस्पिटल, जब उसमें यानी गरीब की, बड़ों लोगों की, किसी की भी बेटियों का इलाज नहीं हो रहा, ना बुजुर्गों का हो रहा, ना कुछ हो रहा है, तो फिर वो हॉस्पिटल किस काम का है? यानी कि ये टर्निंग पॉइंट रहा है आपके राजनीति में आने का कि वास्तव में अगर हम विजयी होते हैं, जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो हम कम से कम इस समस्या का समाधान कर देंगे। चूँकि समाज में रहते हुए चूँकि इस क्षेत्र में आई हैं तो अन्य समस्याओं से भी रूबरू हुई होंगी। तो बुदनी में अभी आपको क्या समस्याएं नज़र आ रही हैं जिनका आप निराकरण करने के लिए लोगों से वादा कर रही होंगी? मैं अभी तो पूरे गांव में घूम चुकी हूँ। तो गांव में जितनी भी महिलाओं से मिलती हूँ और बोलते हैं कि दीदी आप जीतोगे तो हमारे यहाँ बिजली का हर जगह लाइट लगवा देना, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, आप पानी की व्यवस्था करवाना, अच्छे स्कूल नहीं है दीदी, अच्छे स्कूल बनवाना। मैंने कहा आप मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे जिताओगे तो मैं आपके लिए 2 बजे रात में भी आप मुझे फोन लगाओगे, मैं बराबर अटेंड करूंगी, बराबर आपकी मदद करूंगी, जो मुझसे बनेगा मैं उसके लिए आधी रात के लिए तैयार हूँ। और बुदनी में बोलते हैं कि पूरी फैसिलिटी है, पूरी व्यवस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुदनी में अभी कम यानी जितने भी गांव देखे जाए तो बिल्कुल कोई गांव में व्यवस्था नहीं है। लोग वहाँ डर डर के जीते हैं और यही सब बातें हैं। लोग बाग डर के जीते हैं, यानी कि सुरक्षा की भी बात आप कर रही हैं और बिजली की जहाँ तक आपने बात की, पानी की बात की, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए। तो आप लगता है कि इंटीरियर इलाकों में भी गई हैं जहाँ तक अब तक ये सुविधाएं नहीं हैं और उन लोगों से मिली हैं, उनके दुख दर्द को आपने पहचाना है। सवाल यह है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रही हैं। अगर किसी विशेष पार्टी से आप टिकट ली होती तो शायद पार्टी के लोग भी आपके साथ होते तो आपको सेवा के इस भाव को और बल मिलता। तो आपने पार्टी से टिकट का प्रयास किया था, नहीं मिला, या फिर किसी पार्टी के दरवाजे पे नहीं गई, सीधे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोगों के सामने सेवा के लिए आ गई? नहीं, मैंने पार्टी से टिकट मांगी थी, आम आदमी पार्टी से। मैं उसे पसंद करती हूँ आम आदमी पार्टी को। वो गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए वो आवाज उठाती है।
मैंने उनसे टिकट मांगी थी, पर मुझे उन्होंने 2-3 दिन का टाइम दिया, लेकिन वो मेरी टिकट नहीं आ पाई। मैंने इसलिए निर्दलीय फॉर्म डाल दी। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर जो किसी पार्टी विशेष से आपने टिकट मांगा, नहीं मिला, फिर भी आपके जो इरादे हैं वो डिगे नहीं, आप अडिग रहीं और इस चुनाव में कूद गईं। आप चुनाव प्रचार के लिए तो घर घर जा रही हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि इंटीरियर इलाकों में भी जा रही हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में जा रही हैं, ग्रामीण इलाकों में जा रही हैं। प्रतिदिन आप कितने लोगों से मिल पा रही हैं और कितने परिवारों को कवर कर पा रही हैं? मैं कम से कम दिन में कम से कम 100 लेडीजों से मिल चुकी हूँ और कम से कम 50 बुजुर्गों से मिल चुकी हूँ। वो अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। समाज में बोलते हैं कि दीदी आप आवाज उठाई है तो बिल्कुल सही उठाई है, आप बिल्कुल बेझड़क होकर आप मेरे साथ, यानी हम आपके साथ हैं, और जो भी कहीं सहयोग लगे कुछ भी चीज में तो आप हमें बिल्कुल बताइए के लिए बोलो, हम तैयार हैं। यानी कि आपको काफी पॉजिटिव रिस्पांस लोगों से मिल रहा है, अच्छा समर्थन मिल रहा है। लेकिन जातिगत गणित भी होता है कुछ, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ भी आप मजबूत हैं या फिर वहाँ पर कुछ कमजोर दिखाई दे रही हैं? नहीं, मुझे तो मेरी तरफ से मैं पूरी जी जान से मेहनत कर रही हूँ और मुझे भी विश्वास है कि मैं मेरी जो मेहनत कर रही हूँ उसका रंग लाऊंगी मैं। बिल्कुल, मेहनत अगर जो कर रही हैं, जो जान से कर रही हैं, अच्छे इरादे से कर रही हैं, तो मेहनत तो रंग लाती है और वास्तव में रंग ला सकती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी चिकित्सा की आपने बात की, शिक्षा की तरफ भी आपका ध्यान होगा। क्या लगता है आपको, बुधनी में क्या कर सकती हैं आप शिक्षा के लिए? बुधनी में 2-4 प्राइवेट स्कूल है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हो रही है वो सरकारी में क्यों नहीं होती है? वो सरकारी में होना चाहिए ना। सरकारी में देखते हैं तो बच्चे गरीबों के पढ़ते हैं, बड़े लखपतियों के तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें तो बस वो पैसे भर देते हैं, हमारा बच्चा फर्स्ट डिवीजन बना लेता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सरकारी में भी पढ़ सकते हैं ना बच्चे, तो उसमें भी फर्स्ट डिवीजन बन सकते हैं। तो क्यों नहीं, आखिर क्या कमी है कि यहाँ पर सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, स्कूल है तो किताबें नहीं मिलती, बच्चों को ड्रेस नहीं मिलती, स्कूल में जैसे मैडम है, सर है, उनको अच्छी पेमेंट नहीं मिलती, तो बच्चे उसमें पढ़ नहीं पाते, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। यही सब कमी है। तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है, स्कूल है, वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा अच्छी तरह से नहीं हो पाती। आप जब जीतेंगी तो इसकी व्यवस्था कैसे करेंगी, क्या आपके दिमाग में है? अच्छे टीचर बुलवाएंगे बाहर से, अच्छे यानी जो स्कूल में कमी है वो पूरी करवाएंगे, जो बच्चों को कमजोर है घर से उनको मदद देंगे। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि ये करना भी चाहिए, एक जनप्रतिनिधि के अंदर ये ऐसी भावना होनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये भी है कि समस्याएं तो अपार हैं, उनमें छांटना पड़ता है। चिकित्सा को आपने आप चिकित्सा के बारे में आपसे बात हुई, साथ ही साथ शिक्षा की बात हुई, बिजली की समस्या, पानी की समस्या के बारे में बात हुई। आपने लोगों से इनके बारे में जाना, समझा भी, लेकिन आप एक महिला हैं, महिलाओं से मिल रही हैं। जब महिलाओं से मिलती हैं तो उनके मन की टोह लेने का प्रयास करती होंगी, क्या रहता है उनके मन में? बोलते हैं दीदी हमने इतने साल सभी को वोट दी लेकिन हमारा कुछ काम नहीं होता, इस बार आप जीतोगी तो हो सकता है कि आप हमारा ये सब रुका हुआ काम करवा दोगी। कोई कहता मेरा आधार कार्ड नहीं बना, पैन कार्ड नहीं बना दीदी, हम जाते तो हमें इग्नोर कर देते हैं, हमारा चेहरा देख के भगा देते हैं, ये सब बड़े लोगों का काम जल्दी से कर देते हैं, लेकिन आप जीतोगी दीदी तो हमारा हर काम बना दोगी। नहीं, किस तरह का काम वो लोग कराने जाते हैं? जैसे कि महिला हैं तो वो किस तरह का काम, जैसे कई योजनाएं तो महिलाओं के लिए चल रही हैं, सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उससे महिलाएं खुश भी हैं। पिछले विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी को काफ़ी फायदा भी मिला था और महिलाएं ही फायदा दिलाई थी। ऐसे में किस प्रकार की उनको कमी महसूस हो रही है? महिलाओं के लिए कुछ रोजगार नहीं है, महिलाएं घर पे बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो फॉर्म डालती हैं यानी जॉब के लिए, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं,
मैडम महिलाएं कैसे करके अपना फॉर्म भरती, 500-1000 रुपए कैसे करके व्यवस्थित करती हैं, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो महिलाओं का मन टूट जाता है कि हमने इतनी मेहनत करी, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही है। लाखों लोग इतने फॉर्म डालते हैं लेकिन उनका रिजेक्ट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, उसके ऊपर आवाज उठाई जाए ना। बिल्कुल, आवाज उठाई जानी भी चाहिए और उठनी भी चाहिए। सवाल सुरक्षा का भी होता है, महिलाओं के मन में एक डर, एक दहशत बनी रहती है। जो सरकार अच्छी तरह से सुरक्षा व्यवस्था करती है वो बेहतर सरकार मानी जाती है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के अंदर सुरक्षा का भाव है? अगर है तो किस प्रकार का है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या वो चाहती हैं और आपसे क्या चाहती हैं, आपको क्या बयां करती हैं? महिलाएं तो कहीं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ते लोग बाग, और जैसे मार्केट में भी जाते हैं तो महिलाओं के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, महिलाओं को मान सम्मान इज्जत मिलनी चाहिए बराबर। पुरुष में और महिलाओं में कोई यानी कोई वो नहीं देखना चाहिए कि दुराभात, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक समान मानना चाहिए। आज क्या है, महिला क्या नहीं कर सकती, महिला सब कुछ कर सकती है, अपनी पे आ जाती है। महिला झांसी की रानी भी बन सकती है और रानी थी और रहेगी हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, और इतने दिग्गजों के बीच में आप ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं तो किसी झांसी की रानी से कम नहीं है। आपके हौसले को सलाम है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और है, सवाल ये है कि क्या करती हैं इतने दिग्गजों के बीच, राजनीतिक दिग्गज हैं, वर्षों से राजनीति के क्षेत्र में हैं, और उनके बीच आप उनसे दो हाथ कर रही हैं, लड़ रही हैं, क्या लगता है आपको? हरा देंगे? ये तो परमात्मा ही बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। बिल्कुल, आपकी मेहनत रंग लाए और अच्छी बात है। आपकी मेहनत इसीलिए होता भी है कि मेहनत रंग लाए। मेहंदी को जितना ही पीसा जाता है, कहा जाता है कि उसमें उतनी ही ज़्यादा कलर आता है। तो आप अपने आप को इस चुनाव में माज रही हैं, अपने आप को पीस रही हैं उस हिना की तरह, उस मेहंदी की तरह जिसके रंग खिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। बात अगर जो बुजुर्गों की अब करें, क्योंकि आप जाती होंगी क्षेत्र में तो बुजुर्गों से भी बात करती हैं। जी जरूर, बुजुर्गों का सम्मान करती हूँ, बुजुर्गों का मेरे से जो बनता है मैं उनको मदद करती हूँ। अभी मैं आज एक गांव गई थी तो एक बोला कि दीदी आप जरूर जीतोगी, तो मुझे आप 100 रुपए दे दो, मुझे दवाई लेनी है। तो मैंने कहा हाँ आप जरूर दवाई लेना। बोलते हैं लेकिन अब चूंकि आचार संहिता लगी है तो रुपए तो आप दे नहीं सकती, इसलिए तो आश्वासन ही देना दिया होगा आपने, क्योंकि ये आचार संहिता है तो इसमें मतलब आप तो रुपया दे नहीं सकती। नहीं, फिर तो मैंने उनको अपनी गाड़ी में बिठालकर हॉस्पिटल तक छोड़ा। हॉस्पिटल में छोड़ा, मैंने कहा आपका यहाँ अच्छे से इलाज हो जाएगा। मैंने उनको अंदर तक छोड़ के आई। डॉक्टर को मैंने बोला, मैंने कहा इनका इलाज कर देना जो भी इनको लग रहा है। फिर उन्होंने बोला दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। जी, बहुत अच्छा किया है आपने, और इस तरह से परोपकार करना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों से आशाएं भी हैं कि इस तरह की भावना अगर जो उनके अंदर है तो वास्तव में सभी वर्ग खुश रहें, सभी, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, युवा हों। अब बात युवाओं की निकल गई है तो युवाओं से भी मिलती होंगी, उनसे भी बातें करती होंगी, उन्हें भी कन्विंस करती होंगी। किस तरह से कन्विंस करती हैं युवाओं को? बोलते हैं दीदी मुझे अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे के लिए बहुत तकलीफ है। तो मैंने कहा भैया 2 फैक्ट्रियां हैं बुधनी में, ऐसा क्यों है कि आपको रोजगार नहीं मिल रहा? दीदी मुझे बाहर के लोगों को मिलता है और हम लोगों को नहीं मिलता, फिर हम अपने पेट में मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं। यानी कि बाहर के लोगों को काम मिलता है और बुधनी के लोगों को काम नहीं मिलता है, ये दर्द है युवाओं को। तो आप ये बताइए कि आप उनकी मदद कैसे करेंगे? मैं जीत जाऊंगी तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूंगी, ऐसा करूंगी कि जो उसमें
छोटा बड़ा एक समान मानूंगी, उनमें कोई बुरा बात नहीं करूंगी और उनके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी जिसमें उनका वो अपना घर चला सके। जी, यानी कि रोजगार का प्रबंध करेंगी, कुटीर उद्योग का प्रबंध करेंगी, कुछ ऐसा करेंगी, कुछ ऐसे व्यवस्थित करेंगी कि उनके हाथों को रोजगार मिले, और रोजगार जब मिलेगा तो उनकी 2 वक्त की रोटी आराम से चलेगी और वो कहीं और पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। अच्छी योजनाएं हैं, अच्छे विचार हैं आपके, लेकिन सिर्फ विचार से नहीं होता है, इसके लिए करना पड़ता है। और जब आप जीत जाएंगी और जब आपको विकास के लिए कोष आएंगे, धन आएगा, राशि आएगी आपके खाते में, तो इससे आप बखूबी कर सकती हैं। और भी आप बुधनी के हर क्षेत्र में गई होंगी, हर क्षेत्र को देखा होगा, हर क्षेत्र को महसूस किया होगा, और क्या कमियां आपको दिख रही हैं जो बुधनी को चाहिए ही चाहिए, विकास के लिए चाहिए, उसकी प्रगति के लिए चाहिए। बुधनी कहते हैं कि बुधनी में पूरा सब कुछ काम सही है, लेकिन बुधनी में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिसमें निकल नहीं पाते, काफी गड्ढे हैं। बस कहते हैं कि हाँ बुधनी की सड़कें सब सही हैं, सिर्फ गड्ढा रहता है, उसमें थोड़ा सा मटेरियल लगा के उसको सुधार देते हैं, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफी गांव में जाओ देखो तो बहुत परेशानी है। गांव में लोग वहाँ कितनी पीड़ा से रह रहे हैं, उनका दर्द कोई नहीं समझता। जो जाता है वो उनको अपने किस्से सुनाते हैं और वो जो सुनता है तो वो बेचारा बहुत दुख में होता है। तो बताओ क्या किया इतने साल राजनीति में, साल जितने भी लोग हैं सब अपने अपने घर में बनाए हैं, अपना घर बना के रखे हैं, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा, न गाँव वालों के बारे में सोचा। सब अपनी वोट ले लेते हैं लेकिन कुछ नहीं करते उन लोगों के लिए। कुछ नहीं करते, यानी कि आप गांव में वहां गई जहां रास्ते ऊभर खाबर हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, और सकरा रास्ता है, पतला रास्ता है, आप वहां तक गुजर गई हैं जहां आपकी गाड़ी नहीं जा सकती, आप वहां भी गई होंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सड़कें तो आप बनवा सकती हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं, गड्ढे हैं सड़कों में, उसे पाट सकती हैं, वो पाटा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जहां रास्ता सकरा है उसे चौड़ीकरण करने में कठिनाइयां आती हैं। तो जब आप जीत जाएंगी, और गांव की जहां तक बात है तो जल्दी लोग मानते नहीं हैं, कहते हैं कि नहीं, जहां उनके खूंटे गड़ गए, खूंटे मतलब आप समझिए कि जहां तक वो अपना मानते हैं हक, कहते हैं कि नहीं हमारी जमीन इतनी है और हम रास्ते में नहीं देंगे। सबसे बड़ी समस्या यही आती है। अगर इस तरह की समस्या आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे सुलझाएंगे? मैं उनको पहले समझाऊंगी, उनको समझाने के बाद उनसे बोलूंगी इसमें आपका फायदा है, इस बात को सुनिए और जनता के लिए थोड़ा सा आप योगदान कीजिए जिसमें आपका भी फायदा है और सामने वाले का भी है। वो मेरी बात अच्छी तरीके से समझेंगे, वो उनको समझाऊंगी तो हो सकता है कि उनको समझ में भी आ जाएगी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, समझ जब समझाएंगी और शिद्दत से समझाया जाएगा, दिल से समझाया जाएगा, अच्छे इरादे से समझाया जाएगा तो हर बात समझ में आएगी, चाहे कोई भी। कुछ सामाजिक दिक्कतें भी सामने आती हैं, कुछ जब आप कुछ करने जाती हैं या कुछ करना चाहती हैं या कुछ करने की सोच रही हैं और आगे आपने कदम बढ़ाया तो कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ व्यवधान आते हैं। कुछ रुकावटें आई, कुछ लोगों ने मुझे बातें बताई, मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। मुझे जो काम करना है मैं उन्हें उस पे लक्ष्य पे आगे बढ़ती जा रही हूँ और मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपनी मंजिल पास जीतना है। नहीं, वो तो जीतना ही है, अगर जो आपने लक्ष्य बना लिया है तो हम जीतेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। आप निरंतर दिन रात एक करके लोगों के पास जा रही हैं, उनके दुख दर्द को सुन रही हैं, तो ये चुनाव में तो सभी जाते हैं, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस जाएगी, अदर निर्दलीय प्रत्याशी भी जाएंगे, आप भी जाएंगे क्या? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो प्रत्याशी, जो प्रतिनिधि, जो जनसेवक पहले से जनता के बीच में फाइट बनाए रहता है, उनके दुख दर्द में शामिल रहता है, उनको काफी लाभ मिलता है चुनाव का।
तो आप कब से जनता के बीच में जा रही हैं, कब से उनके दुख दर्द को महसूस कर रही हैं? मैं काफी दिन से जनता से जुड़ रही हूँ, मिल रही हूँ, उनके दुख तकलीफ में साथ देती हूँ। और बराबर जब मुझे वो बुलाते हैं मैं बिल्कुल उस टाइम पे पहुँचती हूँ। और जनता से मुझे बहुत प्यार है और मैं जनता के लिए जी जान से मेहनत कर रही हूँ। और मैं उनके लिए जब वो मुझे बुलाएंगे मैं उनके लिए जब पहुँचेंगी बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनके लिए खड़ी हूँ एक पैर से। बिल्कुल। तो ये तो अच्छी भावनाएं हैं, अच्छी बातें हैं और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि जनता से लगाव तभी होता है जब आप उनके दुख दर्द में जाएं। और एक प्रचलन ये भी है कि सिर्फ दुख दर्द में ही ना जाएं, शादी विवाह में भी जाना पड़ता है। नहीं, जो मुझे बुलाते हैं मैं सभी कास्टों को एक समान मानती हूँ। मैं कोई उसमें दुरावाद नहीं करती। मैं सबके पास जाती हूँ। मुझे अब जो बुलाता है, जिसके यहाँ से मान सम्मान से कार्ड आता है, मैं बराबर उनके यहाँ प्रॉपर पहुँचती हूँ और उनका मान सम्मान से जो मुझसे बनता है मैं उनके लिए करती हूँ। आप क्षेत्र का दौरा कर रही होंगी, लोगों से मिल रही हैं, अपना प्रचार कर रही हैं, उसमें कुछ ऐसी भी बातें आई होंगी, कुछ ऐसे भी लोग आपसे मिले होंगे जो बेसहारा है, चाहे बुजुर्ग हों, बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूँ, जो बेसहारा भी होते हैं, उनसे भी आप मिली होंगी? जी मिली हूँ। बोलते हैं बेटी मेरा कोई नहीं है संसार में। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोलते हो, हम तो हैं आपके लिए, जो हमसे बनेगा हम वो करेंगे। मैंने कहा चलिए आप हमारे साथ रहिए। नहीं बेटा हम आपके साथ नहीं रह सकते। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए तो सब समाज यानी छोटा बड़ा बूढ़ा एक समान है, हमारे लिए कोई अलग नहीं है। हमारे भी बच्चे भी हैं, हमारी फैमिली भी है, तो आप भी हमारे साथ रह सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। हमारे मन में सबके लिए एक बुजुर्ग की बात हो तो आप अपने साथ रख सकती हैं, 2 बुजुर्ग की बात हो तो आप अपने साथ रख सकती हैं, ज्यादा से 3 बुजुर्ग 4 बुजुर्ग, ऐसे 4 लोगों को रख सकती हैं, 5 लोगों को रख सकती हैं। लेकिन विधानसभा बुदनी बड़ा क्षेत्र है और ऐसे बेसहारा बुजुर्गों की संख्या भी ज्यादा होगी। आपने क्या सोचा है कि जब आप जीत जाएंगी तो आखिर उनके लिए क्या करेंगे? बुजुर्गों के लिए जो बेसहारा है उनको थोड़ा कुछ सहारा देंगे जिसमें उनका जीवन अच्छे से निकल जाए और उनके दुख तकलीफ के लिए कुछ अच्छी हॉस्पिटल, स्कूल, घर, हर चीज की व्यवस्था हो जाए। तो ये तो अच्छी बात है, अगर बुजुर्गों के लिए व्यवस्था कराएंगी, अच्छे अस्पताल कराएंगी और अच्छी व्यवस्था देंगी तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें खरी उतरें, आपके जो सपने हैं वो सपने साकार हों, क्योंकि आपके सपने के साथ उन लोगों के सपने भी जुड़े हैं जिनको आपसे उम्मीद है। आप अपने व्यस्तम समय से अपना समय निकालकर यहाँ आई, हमसे बातचीत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास मुलाकात में आज हमारे साथ आरती शर्मा जी थी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बुदनी उपचुनाव में अपना उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। लोगों के लिए इनके मन में किस तरह का दर्द है, उनके दुखों को देखकर किस तरह से द्रवित होती हैं, बुजुर्गों के लिए क्या है, कितना सम्मान है, महिलाओं के बारे में कितना सोचती हैं, क्या सोचती हैं, उनके लिए क्या कर गुजरना चाहती हैं, ये सारा विस्तार से इन्होंने बताया। फिलहाल खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।